हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण आई एस पी सी एस। ये 29 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ पे जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि इन न्यूज़ आर्टिकल्स के समरी होते हैं। इन शॉर्ट नोट्स में कुछ पॉइंट्स जो है इस तरह से येलो कलर से हाईलाइटेड होते हैं जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, और कुछ जो है इस तरह से ब्लैक लेटर में अंडरलाइंड होते हैं जो कि आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ये शॉर्ट नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल के साथ जो कि एडिटोरियल पेज से है। ये आर्टिकल आपके, हमारे और हम सब के लाइफ से जुड़ा है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे और अलग अलग स्टेजेस में होंगे। किसी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, कोई स्ट्रगल कर रहा होगा। बट इस आर्टिकल में जो सिचुएशंस बताए गए हैं उनको कभी ना कभी हम अपने लाइफ में फेस करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि आप में से बहुत सारे लोग जब 10th 12th में होते होंगे तब वो ये देखते होंगे कि उनको लगता होगा कि हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, और नो डाउट ऐसा होता भी है। बहुत सारे लोगों के साथ अच्छे मार्क्स लाते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जब 12th के बाद जो वे अपने शहर से, नेटिव प्लेस से बाहर जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं जैसे कि दिल्ली, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, तब वहाँ उन्हें एक बड़ा माहौल मिलता है और वहाँ एक बड़े क्राउड के सामने अपने आप को वो कंपेयर करते हैं। जब नेटिव प्लेस में कुछ लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ पे आप अपने आप को, अपने रिजल्ट या अपने परफॉर्मेंस को एक लिमिटेड ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं। बट जैसे ही आप बड़े शहरों में जाते हैं, लाइक दिल्ली, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और दूसरे एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आते हैं, तो वहाँ आमतौर पे ये देखते हैं कि लोग जब दूसरे से कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि हमारे जैसे बहुत सारे हैं। और इसका एक जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आईआईटीज़ का। जो बच्चे आईआईटी करके, आईआईटी क्रैक करके आईआईटी से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाते हैं, वो पहले से ही एक छोटा अचीवमेंट नहीं है, बिकॉज आईआईटी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, आईआईटी और यूपीएससी। जब आईआईटी में बच्चे जाते हैं, वहाँ ये पाते हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे हैं, और वहाँ ये नॉर्मल होता है कि बहुत सारे बच्चों को बैक आता है, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। सो जब ये कंपैरिजन करते हैं और अपने आप में कुछ खामियां देखते हैं, जब उनको बैक्स आता है, तब इन फेल्यूर्स को, इन खामियों को वो कैसे हैंडल करते हैं, यही इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है। और जो रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र को लेकर के, वो इंसिडेंट जो है कैसे हमारे सिस्टम में जो लैक है, हमारे सिस्टम में जो गैप है, उसको दर्शाता है और हमें क्या करने की ज़रूरत है, इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है। इस न्यूज़ आर्टिकल में मेनली ये कहा गया है कि हम अपने बच्चों को कोचिंग, स्कूल और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के ज़रिए ये सिखा दिया हमने कि उन्हें एग्ज़ाम कैसे पास करना है, लेकिन जो लाइफ के लेसन्स हैं, जैसे कि इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, फेल्यूर्स को कैसे आपको टैकल करना है, ये जो है सिखाने में हम कहीं न कहीं पीछे रह गए हैं। ये जो आए दिन ये घटनाएँ देखने को मिलती है, ये जो है इन्हीं का परिणाम है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि मेरे जानकारी में ऐसे 5 से कम 5 से 6 लोग हैं जो कि इस तरह के मेंटल समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनमें से कुछ ने तो हिम्मत करके मेडिकल हेल्प लिया, बट उसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत ही मिजरेबल लाइफ जीने के लिए मजबूर हैं। मतलब ये मेंटल इशू जो है एक ऐसा स्टिग्मा है जिसकी वजह से लोग, इधर सोसाइटी या पेरेंट, इनके दबाव में मेडिकल हेल्प भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो हिम्मत नहीं जता पाते। मतलब कि वो किसको कहें, ये चीज़ें जो है वो किसको कहें। अगर वो किसी को, जो पहले ज़माने के लोग हैं, मतलब कि अभी जो जनरेशन है उनके पहले, अगर आप उनको बोलते हैं तो वे समझते हैं कि ये लड़का, ये जो है मतलब पागल हो गया है। मतलब मैं आपको बहुत ही डायरेक्ट शब्दों में बोल रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने आसपास देखते होंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इन सब समस्याओं से गुजर रहे होंगे, जैसे कि स्लीप,
ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फ्यूचर का अपने कैरियर को लेकर के फियर, और लगभग सारे लोग इसको फेस करते हैं। जैसे कि आप अभी कुछ समय पहले तक आप ठीक हैं, किसी ने कोई कॉल किया, कुछ कहा, और आप इतना परेशान हो गए, ओवरथिंक करते करते आपको रात भर नींद नहीं आई, आपको नींद की प्रॉब्लम होने लगी। सो ये सारे मेंटल इश्यूज जो है आज बहुत ही नॉर्मल हो गए हैं, और इसको कोप करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम होने चाहिए, हालांकि गवर्नमेंट ने इस तरह के सिस्टम को दिया हुआ है, गवर्नमेंट इस सब सिस्टम को अवेलेबल करती है, बट अवेयरनेस और जो सोसाइटी के पार जा कर के, सोसाइटी के प्रेशर के पार जा कर के, एक स्टिग्मा के पार जा कर के एक मेडिकल हेल्प लेना होता है, वो बहुत सारे नहीं कर पाते, और वो बहुत ही कम लोग जो है ये हिम्मत दिखा पाते हैं, मेडिकल हेल्प लेते हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप में से जो भी विद्यार्थी इन सब परेशानियों से गुजर रहे हो, या पास्ट में या फिर अपने आसपास किसी लोग को देखते हो, तो टेलीमानस गवर्नमेंट का ये पोर्टल है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मेरे जान पहचान के लोग जो हैं इसके थ्रू इलाज करवा चुके हैं। टेलीमानस ऐसा पोर्टल है जिसमें आपको हेल्पलाइन नंबर दी जाती है, और उस नंबर से जब भी कोई इस तरह का डिस्ट्रेस आपके साथ आता है या किसी दूसरे के साथ आता है, तो उसको एड्रेस करने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वे आपके कॉल को पिक करते हैं, वे आपको सजेशंस देते हैं, पहले तो काम करते हैं। उसके बाद अगर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, बिकॉज वो प्रोफेशनल होते हैं, उनको जानकारी होती है, आपसे बातचीत के दौरान उनको समझ आ जाता है कि आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है या नहीं। सो वे आपको सजेस्ट करते हैं। और अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली या इस तरह से बड़े शहरों में, तब तो आपके लिए बहुत ही आसान है, बिकॉज गवर्नमेंट के द्वारा ये जो टेलीमानस और जो मेंटल हेल्थ को लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स अवेलेबल कराए गए हैं, उसमें क्या होता है कि दिल्ली वगैरह शहरों में गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ की इन मामलों से जुड़े फ्री चेक, मतलब डॉक्टर जो है रेगुलर आपको देख सकते हैं, वो रेगुलर होते हैं, और वहाँ फ्री मेडिसिन्स भी मिल जाते हैं। वो ऐसा इसलिए बिकॉज चूंकि ये मेंटल इशू जो है एक स्टिग्मा का इशू हो जाता है। सो अगर गवर्नमेंट जो है इसमें इनिशिएटिव नहीं लेती है, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं मिलता है, तो लोग फिर अपने से तो जाने से रहे, बिकॉज इतना डर होता है, इतना फियर होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे जानकारी में ऐसे लोग हैं जो इतने मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, बट अपने सोसाइटी और पेरेंट, मतलब कि इनके प्रेशर, इनके फियर को क्रॉस करके वे मेडिकल हेल्प नहीं ले रहे हैं, बट मिजरेबल लाइफ जीने को मजबूर हैं। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। सो अगर किसी को भी स्लीप, एंजाइटी, फियर ऑफ फेल्यूर, फ्यूचर, कैरियर और ओवर थिंकिंग, कोई भी इन समस्याओं से जूझ रहा है, तो आप टेलीमानस पे इस पे कॉल कर सकते हैं, और वहाँ से मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। और दिल्ली और इसके जैसे जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे तो आपको बहुत ही आसानी से ये हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। हम में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि हम सोचते होंगे अगर हम यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, आईआईटी क्रैक कर लेते हैं, तब हमारा लाइफ जो है सेट हो जाएगा। बट क्या होता है, जब जनरली ऐसा होता है, तो जब हम उस लेवल पर जाते हैं, यूपीएससी क्रैक करके जब सर्विस में जाते हैं, या फिर आईआईटी क्रैक करके आईआईटी इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, तो वहाँ एक अलग लेवल का चैलेंज हमारे लिए खड़ा होता है, और वहाँ जो है अलग लेवल के इश्यूज होते हैं। सो जो पहले हमें दिख रहा था कि हम अगर ऐसा कर लेते हैं तो हमारा लाइफ सेट है, हम जॉयफुल हो जाएंगे, वो जो है, इसी को ऑथर ने यहाँ पे कहा है अराइवल फॉल्सी, मतलब कि ऐसा एक्सपेक्टेशन करना कि आने वाले फ्यूचर में मैं खुश रहूँगा अगर ये पालूँगा। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, और प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए ये मेडिकल हेल्प, ये तो पहले ज़रूरी है, और फिर जो हम इस चैनल के माध्यम से भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ध्यान। 100 बात की एक बात, अगर आपको ऑलवेज खुश रहना है, ऑलवेज जॉयफुल रहना है, तो यही एक जरिया है, ध्यान।
सो हम इस चैनल के माध्यम से प्रयास करेंगे कि ध्यान से रिलेटेड जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करूँगा। ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल जो है मेंटल हेल्थ इशू को लेकर के था, और जो हमारा अप्रोच रहा है, गवर्नमेंट नो डाउट अभी इससे जुड़ी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करा पा रही है, बट ये सिर्फ सप्लाई या सपोर्ट से नहीं होगा, बल्कि जो लोग हेजिटेट करते हैं या फिर जो उस फियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उनको सपोर्ट करना, मतलब कि डिमांड ड्रिवन अवेयरनेस, मतलब वो लोग खुद जो है उसका हेल्प लेने के लिए आगे बढ़ें। और इसमें जो है हमको, हमें, आपको और अपने आसपास जिसको भी आप देखते हैं उसके प्रति कंपैशन रखना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, और अगर उनको इस तरह की मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल ईरान वॉर और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ब्लॉकेड है उससे रिलेटेड है। अभी यूएस के द्वारा ये स्ट्रेटजी अपनाया जा रहा है कि ईरान को किसी तरह से उसके जो रिसोर्सेज हैं, ईरान के जो इनकम है, उसको कैसे भी ब्लॉक किया जाए, और इसका एक मेन जरिया है इसके ट्रेड को ब्लॉक करने से। यूएस ये स्ट्रेटजी अपना रही है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करती है, और फिर ईरान जो है उसके काउंटर रिएक्शन में वो क्या करता है, जो यूएस के अलाइज हैं उनके ट्रेड को डिसरप्ट कर रहा है। अगर इस तरह का सिचुएशन जो है ग्लोबल लेवल पर हो जाए, सो आप समझ सकते हैं कि कितना अनार्की हो सकता है। इससे रिलेटेड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, ये सी से रिलेटेड लॉ है जो कि सी में फ्री पासेस और इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को गवर्न करता है। इसके अनुसार किसी भी कंट्री के कोस्टल एरिया से 0 से 12 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल में लगभग 1.85 किलोमीटर होता है। इतने डिस्टेंस पे जो एरिया है कोस्टल एरिया से 0 से 12 नॉटिकल माइल, इसको टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। टेरिटोरियल वाटर कहने का मतलब है कि जो कंट्री है उसके कुछ राइट्स होते हैं जो कि इस वाटर में होते हैं, और इसके पार जो वाटर है वो जो है उसमें कुछ लिमिटेड राइट्स होते हैं। कहने का मतलब हर एक कंट्री का कोस्टल एरिया और उससे 0 से 12 नॉटिकल माइल इतने तक के डिस्टेंस में कंट्रीज़ के किसी भी कंट्री के मैक्सिमम राइट होते हैं, जैसे कि वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेविगेशन। बट इन रूट्स से जो दूसरे कंट्रीज़ के शिप्स होते हैं, चाहे वो ट्रेड के लिए हो और इवन वो वॉरशिप्स हो, उनको जो है इस लॉ के अनुसार फ्री पासेस का अग्रीमेंट है। मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज इस लॉ के अनुसार इन एरियाज से फ्री ट्रांजिट पास, मतलब कि कोई कंट्री जो है अपने कोस्टल एरियाज के नज़दीक टेरिटोरियल वाटर में भी दूसरे कंट्री के शिप्स को रोक नहीं सकता है। बट आप ऐसा भी सुनते होंगे कि कुछ कंट्रीज जो है टॉल लगाते हैं। तो आपको बता दें कि ये टॉल जो है उन सर्विसेज के लिए लगाया जाता है जो कि वो कंट्री प्रोवाइड करते हैं, ना कि उस जगह से पास करने के लिए। जो ट्रांजिट है उस पर कोई चार्ज नहीं है, वहाँ से कोई भी शिप पास हो सकता है। बट जो अगर कोई कंट्री उसके पर्टिकुलर उससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज दे रहा है, जैसे कि एस्कॉर्ट कर रहा है या और दूसरे तरह की मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए टोल चार्जेस लिया जाता है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे यूएस और ईरान एक दूसरे को इस ब्लॉकेड के लिए ब्लेम कर रहे हैं, जिससे जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं और जो शिप्स हैं उसके बीच एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस को लेकर के, तो वो इंश्योरेंस प्राइसिंग जो है शिप्स के लिए बढ़ रही है। शिप जो है इस ब्लॉकेड को ओवरकम करने के लिए दूसरे रूट्स ले रही है, दूसरे रूट्स लंबे रूट्स हैं, उसकी वजह से ऑयल का शिपिंग जो है कॉस्टली हो रहा है। और ये सिचुएशन जो है 1970 लाइक सिचुएशन बन रहा है। 1970 में क्या हुआ था, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थी, ओपेक कंट्रीज़, उन्होंने जो भी कंट्रीज जो इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच वॉर हुआ था, उसमें 1967 में जो सपोर्ट किया था जिन कंट्रीज़ ने, और उसमें लगभग यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, तो उनको ऑयल सप्लाई जो है बंद कर दिया गया था ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा। तो जब ऐसा हुआ था तो
उस समय जो है ऑयल को लेकर के इसी तरह से जो अभी डिसरप्शंस हो रहे हैं और जो ऑयल मार्केट में जो हलचल है वो 1970 से कंपेरेबल है। सो इस पूरे सिचुएशन में इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया को क्या करना चाहिए? तो ऑथर के अनुसार ये कहा गया है कि चूंकि हमारा डिपेंडेंस जो है ऑयल और गैस के लिए काफ़ी हद तक वेस्ट एशिया पे निर्भर करता है और जो ये डिसरप्शंस आया है उससे हम भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। इंडिया का क्या प्राइमरी गोल होना चाहिए? सो इंडिया को क्या करना चाहिए? सो कुछ जो इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं वो है, जैसा कि अभी गवर्नमेंट कर भी रही है, नवल एस्कॉर्ट्स मतलब कि जो शिप्स वहाँ से गुजर रहे हैं उसको एस्कॉर्ट कराना नेवी के द्वारा, और जैसा कि हम अभी कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली बैलेंस, बिकॉज चूँकि हमारे इंटरेस्ट जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, हमारा लार्ज डायोस्पोरा और एनर्जी रेमिटेंस इनके लिए हम उन पे निर्भर करते हैं। सो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो हम डिप्लोमेटिक बैलेंस बना करके चल रहे हैं उसको मेंटेन किया जाए और हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो भी शिप्स वहाँ से गुजर रहे हैं उनको सेफली पास कराया जाए। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज का है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अब जैसा कि देखते हैं कि एआई का यूज आज लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में ये हो गया है, सब जगह एआई जुड़ा हुआ है। सो डिप्लोमेटिक रिलेशन ये भी अछूता नहीं रहा है। अभी कुछ समय पहले सिंगापुर के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने अपने पर्सनल एआई असिस्टेंट जो है, जो एक टूल है, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि जो डिप्लोमेट एआई को हैंडल करना सही से सीख जाएंगे और एआई को अपने डिप्लोमेसी में इंगेज कर लेंगे उनको जो है अपर एज होगा। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, यही इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है। फॉरेन रिलेशन या इंटरनेशनल अफेयर्स, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। मीटिंग होता है, नेगोशिएशंस होता है, एक दूसरे को इंटेंट को जाना जाता है, अपनी बातों को रखा जाता है और फिर जो है उस अनुसार एक्ट किया जाता है। सो ये सारे प्रोसेसेस के लिए आइदर डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है या फिर ट्रांसलेटर होते हैं। सो इन प्रोसेसेस में बहुत सारा पेपर वर्क होता है। जो बातें कही जा रही है, जो बातें एक्सचेंज की जा रही है उसको रिकॉर्डेड वे में रखना होता है, बिकॉज वो कभी भी काम आ सकते हैं। सो ये पूरे प्रोसेस में ड्राफ्टिंग, समराइजिंग, मेमोराइजिंग, ये सब वर्क जो है अभी तक, जब तक एआई नहीं था तब तक ह्यूमन के द्वारा डायरेक्टली किया जाता था। लेकिन अब एआई के आने की वजह से एआई एक ह्यूज कंटेंट को स्टोर कर सकता है और जब चाहे और जितना चाहे आप उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसी को बताया गया है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। उसके बाद इस तरह के जो ड्राफ्टिंग और समराइजिंग वर्क है, पेपर वर्क है, वो सारा एआई जो है मिनटों में कर सकता है। सो इस आर्टिकल में बताया गया है कि डिप्लोमेट जो है उन प्रोसीजरल वर्क से अपने आप को हटा करके जो ह्यूमन रिलेटेड स्किल्स है, लाइक जजमेंट, रिलेशनशिप, परसुएशन, कहने का मतलब जब आप नेगोशिएशन में होते हैं तो दूसरे को इंटेंट को जो है वो आप भांपते हैं, अपने बातों को इफेक्टिवली कहना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल, फिर दूसरे को कैसे राजी कर पाते हैं, परसुएशन स्किल। सो इस तरह के ह्यूमन स्किल जो कि मशीनों के पास नहीं हो सकता, और यही आगे ऑथर ने ये सजेस्ट किया है, ये वार्न किया है कि हमें एआई पे ओवर रिलायंस नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो ह्यूमन स्किल्स है, जजमेंट का, रिलेशनशिप बनाने का, एक दूसरे के इंटेंट को पढ़ने का, परसुएट करने का, ये काम जो है मशीन नहीं कर पाएगी। हम अगर ओवर रिलायंस करते हैं तो हमारा ये ह्यूमन स्किल जो है ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कभी कभी गलतियां भी करते हैं, जैसे कि आप किसी भी एआई टूल का यूज करते होंगे तो ये देखते भी होंगे कि वो कभी कभी मिस्टेक करता है, जैसे कि वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हैं उसको नहीं समझ पाता, जो हिस्ट्री है उसको मिस इंटरप्रिटेट कर सकता है, बिकॉज वो एक डेटा पैटर्न को सीख करके
सीखता है, उसके पास एम्पैथी नहीं होती है। मतलब कि अगर आप कोई नेगोशिएशन करते हैं और उसमें सिर्फ एआई का सहारा लेकर, जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि ईरान के द्वारा कुछ प्रपोजल भेजा गया था, तो बोला गया था कि ये प्रपोजल जो है, जो 10 पॉइंट एजेंडा है, ये चैट जीपीटी के द्वारा लिखा गया है। सो हालांकि वो कितना सच और कितना झूठ है मैं उस पर नहीं जाता हूँ, बट इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एआई पे ओवर डिपेंडेंस अगर करते हैं तो एआई के पास ये जो ह्यूमन स्किल है, एम्पैथी या फिर और दूसरे ह्यूमन स्किल्स, वो नहीं है। और यही जो है ऑथर यहाँ पे वार्न करते हैं कि नो डाउट एआई जो है एक रिवॉल्यूशन है, बट ओवर रिलायंस जो है हमारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल ओपेक कंट्रीज से रिलेटेड है। ओपेक मतलब कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक ग्रुपिंग है जो कि ऑयल प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए 1960 में फॉर्म किया गया था। वो ऐसा इसलिए बिकॉज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, सो उनमें जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके पास अलग अलग रिजर्व है। मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज़ के पास जो रिजर्व है वो अलग अलग अमाउंट में है। सो अगर कोई एक कंट्री ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करता है और सप्लाई को बढ़ा देता है, सो ऑयल जो है सस्ता हो सकता है। फिर दूसरे कंट्री जो छोटे कंट्रीज है उनको इफेक्ट हो सकता है। सो इसी तरह के वॉलेटिलिटी को टैकल करने के लिए ये ग्रुपिंग बनाया गया था और इसको ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज नाम दिया गया था। बाद में 2016 में इसमें दूसरे मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे कि रसिया, अभी जो ये ईरान वॉर चल रहा है उसके दौरान रसिया और ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। सो रसिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ओमान, सो ये कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्हें बाद में 2016 में ऐड किया गया था। उससे पहले जब ये फॉर्म हुआ था तो सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, ये सब मेंबर्स थे जो कि ओपेक कंट्रीज के फाउंडर मेंबर थे। बाद में इन कंट्रीज को ऐड किया गया था, जो मैंने रसिया रसिया, ओमान, मैक्सिको, जो दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। सो इसको ओपेक प्लस नाम दिया गया। अभी ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज यूएई जो है इस ग्रुपिंग से एग्जिट कर रहा है और ये 1 मई से इफेक्टिव हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए, यूएई का कहना है कि जो अभी ईरान वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो स्टेट ऑफ हुर्मुज का ब्लॉकेड किया गया है, तो इनके जो सप्लाई चेन है उसमें काफ़ी डिसरप्शंस आया है। सो इन कंट्रीज का आप समझ सकते हैं कि ऑयल जो है कितना इम्पोर्टेंट है इनके इकोनॉमी के लिए, और अगर उस पर हैम्पर होता है तो इनके इकोनॉमी पे हैम्पर होता है, इनके जो इनकम है उस वो हैम्पर होता है। सो ये कंट्रीज कह रही हैं इस ग्रुपिंग में, जैसे कि ओपेक जो कंट्रीज है प्राइस को स्टेबल करने का उनका मैकेनिज्म है, वैसे कि इसमें जो भी कंट्रीज है उनको एक कोटा फिक्स किया हुआ रहता है कि कौन सी कंट्री कितना मतलब कि रिजर्व है और उसके अनुसार ऑयल प्रोडक्शन कर सकती है ताकि प्राइस को स्टेबल रखा जाए। तो यूएई का कहना है कि हम जो है इस ग्रुपिंग से निकलना चाहते हैं बिकॉज ये जो कोटा सिस्टम है उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। और जैसे ही मतलब इन कंट्रीज़ का ये एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही ये वॉर ख़त्म होता है, जैसे ही ब्लॉकेड जो है स्टेट ऑफ हुर्मुज का वो कम होता है, तो वो अपना जो प्रोडक्शन है ऑयल का वो बढ़ाएंगे और जो नुकसान अभी उनको हो रहा है उसकी भरपाई करेंगे। सो इसी वजह से यूएई इस ग्रुपिंग से निकलना चाहता है। और यूएई जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सो ये अगर यूएई इससे निकल जाता है, जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है एक इंडिपेंडेंट एनर्जी पॉलिसी की ओर शिफ्ट कर सकता है। मतलब कि प्राइस में और भी डिसरप्शंस देखने को आगे मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एक्सप्लेन पेज का है। इंडोनेशिया एक मेजर पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? सो इंडोनेशिया का कहना है जो अभी ईरान वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो फ्यूल और ऑयल इसमें डिसरप्शंस हुआ है, उसके वजह से वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ले रहा है और वो B50 बायोडीजल
इसको लागू करने जा रहा है। ये क्या है? इसमें जो भी मशीन्स, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डीजल से चलने वाले हैं, उसमें 50% जो नॉर्मल डीजल होता है उसको प्लस 50% जो है पाम ऑयल को यूज किया जाएगा, मतलब कि एक तरह का ब्लेंडिंग। सो इसमें दिक्कत क्या आने वाली है और हमारे लिए क्या दिक्कत है वो इस आर्टिकल में बताया गया है। पाम ऑयल जो है हमारे यहाँ इंडिया में कुकिंग के लिए, जो आप घरों में कुकिंग ऑयल यूज होता है वो मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, ये सब यूज होता है मोस्टली। उसके बाद जो फूड इंडस्ट्री है, जैसे कि बिस्किट, चिप्स, या जिसमें भी ऑयल यूज होता है वो जो है पाम ऑयल यूज करती है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे कि डिटर्जेंट, सोप्स, इसमें भी पाम ऑयल का यूज होता है। वो ऐसा इसलिए पाम ऑयल का, अब क्वेश्चन है कि पाम ऑयल क्यों यूज होता है। सो पाम ऑयल जो है एक चीप ऑयल है दूसरे ऑयल के मुकाबले। सो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, इससे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होता है और ये इंडिया में कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो अगर इंडोनेशिया जो है अपने पाम ऑयल को डाइवर्ट करता है डीजल में ब्लेंड करने के लिए, तो इंडिया जो कि पाम ऑयल का एक मेजर इंपोर्टर है, इंडोनेशिया से हम अपने पाम ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं उसका 50% इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो इसके सप्लाई में जो है बाधा आ सकती है और अगर फिर इससे कुकिंग ऑयल इन्फ्लेशन और जो इंडस्ट्रीज इन पे निर्भर है उनमें फिर इन्फ्लेशन आ सकता है। इंडिया के लिए ये कंसर्न क्यों है? बिकॉज हम जो दूसरे जो ऑयल ग्रो करते हैं जैसे कि सनफ्लावर्स, सोयाबीन, मस्टर्ड, ये जो है महंगे हैं और ये पाम ऑयल जो है वो चीप है। सो इसीलिए हम इस चीप ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और एक लिमिटेड मात्रा में, मतलब डोमेस्टिक यूज के लिए जो दूसरे ऑयल हैं उनको ग्रो करते हैं। ऑथर का कहना क्या है, वे आउट क्या है कि हम खुद जो है इन ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव जारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को इससे रिलेटेड इंसेंटिव दें ताकि वो ऑयल सीड को प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जो है अगेन फ्यूल से रिलेटेड है, एविएशन टरबाइन फ्यूल। अभी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं वो एसओएस गवर्नमेंट को कर रही है, कहने का मतलब कि वो इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो दिखा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए बिकॉज जो ऑयल और फ्यूल सप्लाई में डिसरप्शंस हुआ है तो ये भी प्रभावित हुए हैं और जो एयरलाइंस कंपनियां हैं वो टोटल जो उनका एक्सपेंडिचर होता है पूरे ऑपरेशन में उसका 40 से 50% जो है, पहले पहले अगर बोले तो ये 40% था, मतलब कि अर्लियर 40% खर्च होता था पूरे एक्सपेंडिचर का, अभी जो है 50 to 60% जो है ये फ्यूल में खर्च हो रहा है। सो इनके कॉस्ट बढ़ रहे हैं तो इनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। सो इनका डिमांड है कि जो एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इस पे जो एक्साइज लगाया जाता है पहले तो वो कट किया जाए और जो स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है वो कट किया जाए और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, एक जो पहले 2024 से पहले इन फ्यूल्स के प्राइसिंग को लेकर के मैकेनिज्म था, क्रैक बैंड मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या था कि मान लीजिए कि आप 50 एक बेस प्राइस है, उस पे जो भी फ्यूल कंपनियां जो कि इस मार्केट में है उसके पास एक बैंड होता था कि आप ए टू बी, मतलब कि इस बैंड में आप इस पे प्रॉफिट रख करके इसको सेल कर सकते हैं। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहें तो उनके प्रॉफिट के ऊपर कैप था कि आपको इससे इनके इनके बीच में ही अपने प्रॉफिट को रखना है। 2024 के बाद इसको रिमूव कर दिया गया था और सप्लाई डिमांड, जो मार्केट डिमांड होता है, सप्लाई होता है, उसके अनुसार जो है रेगुलेट किया जाने लगा। तो जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनका कहना है कि वो जो बैंड का जो स्ट्रक्चर था उसको फिर से री इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि प्राइसेज जो है, जो फ्यूल के प्राइसेज हैं वो स्टेबिलाइज हो और उनको जो नुकसान झेलना पड़ रहा है वो कम से कम हो। सो इन दोनों न्यूज़ आर्टिकल में जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, पाम ऑयल का यूज किस किस चीज़ों में होता है वो मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। इंडिया जो है 50% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है पाम ऑयल के लिए, ये पूछा जा सकता है। और बाकी जो अंडरलाइन पॉइंट्स हैं वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो
ये था आज का पूरा इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।